स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मीमी। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में पूरा कंप्लीट बता दिया था कि किस तरीके से हम मौलिक अधिकारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपकी हरियाणा एचसीएस के साथ साथ जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये सब जितना भी मैटर मैं आपको पढ़ाऊंगी वो समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसकी वजह से ही हमारे संविधान की सुंदरता बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि वो किससे जुड़े हुए हैं? हमसे जुड़े हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमें अधिकार देते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 तक हम काउंट करते हैं। उसमें हमें समानता के बारे में, यानी कि जिस तरीके से आर्टिकल जो 14 है उसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 16 में सभी को अवसरों की समानता दी गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। तो आज की क्लास समानता के अधिकार से संबंधित है। अगर आपको इसको पूरा कंप्लीट डिटेल से पढ़ना है तो आप 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ सकते हैं। वहां से आपके जितने भी डाउट होंगे ना पूरे क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप उसके थ्रू मेंस में भी लिख सकते हैं। मेंस की राइटिंग के लिए आपकी जो 11th की एनसीईआरटी की बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन से बताया गया है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आर्टिकल 14 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है? विधि के समक्ष क्या होंगे? सभी समान होंगे, यानी कि कानून। विधि क्या होती है? हमारे यहाँ पर कानून होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर किसका कानून है? विधि का कानून है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है? विधि का कानून है। शासकों का कानून नहीं है, हमारे यहाँ विधि का कानून है। जैसी विधि होगी वैसे ही कानून, यानी कि विधि के अनुसार यहाँ के लोग काम करते हैं। ठीक है, तो वही क्या था? मैंने आपको वो संविधान में बताया था कि हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, सरकार सर्वोच्च नहीं है। और वो क्या बनाती है? विधि बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग सबको काम करना होता है। तो इसीलिए विधि क्या है? हमारे यहाँ सर्वोच्च है और यहाँ पर विधि का शासन होगा, यानी कि विधि के समक्ष क्या होंगे? सभी समान होंगे। और यही क्या? हमारे समानता का अधिकार है। देश किससे चलता है? विधि से चलता है, कानून से चलता है। ये बात मैंने आपको पहले भी, जब मैंने आपको संविधान बताया था, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर संविधान क्या है। संविधान के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि भारतीय राज व्यवस्था क्या है ना। उसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल से बताया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो भी आप वो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विधि का शासन होगा। देश विधि के सामने क्या होगा? समान, मतलब विधि के सामने सभी समान होंगे। देश किससे चलता है? विधि से चलता है, कानून से चलता है। अब आप देखिएगा कि कानून की दृष्टि में सभी क्या है? समान है। हमारे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी इंसान है, उसको कानून के सामने समान क्या मिलेगा? जिस तरीके से मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया है और मेरे साथ ही कोई एक और इंसान है जिसने क्राइम किया है, तो हम दोनों को या तो जाति, किसी भी आधार पर हमसे भेदभाव नहीं होगा। हम दोनों के लिए सेम तरीके का दंड का प्रावधान होगा। ठीक है, तो यही क्या है? विधि का कानून है। विधि के सामने सभी समान है। चाहे मैंने कोई क्राइम किया हो या अंबानी ने कोई क्राइम किया हो, दोनों को सजा जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो यही आर्टिकल 14 बताता है कि ये क्या है? विधि का कानून है। विधि के सामने सभी समान है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? विधि सर्वोच्च होगी, मतलब सबसे ऊपर क्या है? हमारे यहाँ पर कानून सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है। ठीक है, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो सभी विधि के समक्ष क्या होंगे? समान होंगे। विधि सर्वोच्च होगी। व्यक्ति की जाति, पद, प्रतिष्ठा के आधार पर सभी समान है। अब ऐसा नहीं होगा कि मेरी जाति अलग है, किसी और इंसान की जाति अलग है, तो जाति के आधार पर उसके साथ अलग तरीके का भेदभाव किया जाए। या मान लीजिए कोई आईएएस है और कोई क्लर्क है, तो उसके साथ में अलग अलग दंड का प्रावधान होगा, अलग अलग उनके लिए कानून होंगे। तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, प्रतिष्ठा के आधार पर भी ऐसा नहीं होगा। तो सबके साथ में समान कानून का प्रावधान है। यहाँ पर क्या होगा? देखो मैंने लिखा भी है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो डीएम हो, सीएम हो या पीएम हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सीएम होते हैं उनके ऊपर ऐसे से मतलब केस चल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। तो उनके लिए भी वैसा ही दंड का प्रावधान है जैसा कि किसी
नॉर्मल इंसान के लिए होगा, चाहे फिर वो डीएम हो, सीएम हो या पीएम हो, सभी विधि के समान क्या है, समान है। विधि के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। अब हमने ये जो मौलिक अधिकार है ये कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। आपने एक बात पढ़ी होगी जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो अमेरिका है, अमेरिका के मौलिक अधिकार कैसे हैं, निरपेक्ष है, मतलब वो चेंजेबल नहीं है, हर किसी के लिए समान है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर कभी कभी जो टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, पद के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ केसेस में ये क्या हो जाते हैं, सापेक्ष हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब देखिए मैं इस बात को आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पूर्ण निरपेक्ष नहीं है हमारे यहाँ पर, जो ये क्या है, मौलिक अधिकार है, वो कैसे नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। अगर निरपेक्ष नहीं होंगे तो कैसे होंगे, सापेक्ष होंगे। सापेक्ष का मतलब होता है कि थोड़े बहुत क्या हो, चेंज हो जाए, जो पद के अनुसार या फिर किसी भी चीज के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो विधि समानता का अधिकार है वो 2-3 केसेस में क्या है, अलग अलग है। एक तो ये जो अधिकार है वो विदेशियों के लिए नहीं है, साथ साथ हमारे यहाँ पर जिस तरीके से पद और समय के अनुसार सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब जो कभी कभी जो फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा सा पद के अनुसार और समय के अनुसार फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है पूर्ण निरपेक्ष नहीं है, तो इसका मतलब सापेक्ष है। अब मैंने यहाँ लिखा है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो समानता के अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए। ठीक है, वो वैसे नहीं है जैसे हमारे लिए है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रपति जी का और राज्यपाल का पद होता है वो बहुत गरिमा में पद होता है, तो उनके ऊपर ऐसे कोई आरोप, एलिगेशंस नहीं होते हैं जब तक कि वो पद पर रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है और उसने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो उनके ऊपर, मान लीजिए पद पर रहते हुए वो किसी का मर्डर कर देते हैं, तो उनके ऊपर वो मामला नहीं चलेगा। जब उस पद से हट जाएंगे तब उनके ऊपर वो मामला शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होगा, उन्हें कभी भी न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति और राज्यपाल के केस में, प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पद होते हैं बहुत गरिमा में पद होते हैं, और ऐसे पद पर जो इंसान बैठता है वो ऐसा क्राइम कभी भी नहीं करेगा जिससे कि उस पद की प्रतिष्ठा खराब हो। ठीक है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति ने ऐसा क्राइम किया हो। तो जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं तो पद पर रहते हुए वो कोई भी, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होता है, उन्हें कभी भी क्रिमिनल न्यायालय या कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ मैंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर दिया है कि पद पर रहते हुए उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। यही बात मैंने बताई थी कि अगर वो पद पर है, अगर राष्ट्रपति के पद पर है, राज्यपाल के पद पर है, तो उन्हें कभी भी हिरासत, यानी कि उन्हें जो जेल है या कोई भी केस है उन पर नहीं होगा, हिरासत में उन्हें नहीं ले सकते हैं। उन्हें कभी भी पद पर रहते हुए उन्हें कभी भी कहाँ नहीं बुलाया जाएगा, न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, पहले कोई, अगर उनके ऊपर कोई पहले मुकदमा चल रहा है और वो राष्ट्रपति बन जाते हैं और उस पद पर रहते हुए उनके ऊपर वो केस जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 ईयर के टेन्योर में वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, उसके बाद फिर से वो शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। पर हाँ, एक केस ऐसा होगा जिसमें वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएंगे। किस में जाते हैं, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट क्या होते हैं, दीवानी मामले। ठीक है, दीवान, हमारे यहाँ पर 2 टाइप के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट है और एक क्रिमिनल कोर्ट है। तो सिविल कोर्ट में तो जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में कौन से मामले चलते हैं, जैसे विवाह के मामले, तलाक के मामले या प्रॉपर्टी वगैरह के मामले किसमें चलते हैं, सिविल कोर्ट्स में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अब वो तो उनकी फैमिली से रिलेटेड हो गया, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मान लीजिए उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उन्हें सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो क्रिमिनल, मतलब कोई भी क्रिमिनल हमारा राष्ट्रपति बना हो या पद पर रहते उसने कोई क्राइम किया हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा भी है कि सिविल दीवानी मामले होते हैं और क्रिमिनल आपराधिक मामले होते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बताया है कि जो समानता का अधिकार है वो क्या है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में अगर समानता के अधिकार के बारे में पूछता है तो आपको ये बातें एक्सप्लेन करनी बताती हूँ कि यहाँ पर मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे है, क्या हमारे यहाँ पर सभी समान है या फिर कुछ इसमें चेंजेस हैं। जिस तरीके से आप सोचिए, आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं और एक बच्चा है जो कोई ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है और वो जंगलों में रहता है, मतलब इस तरीके का एरिया है, उसके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, उसे
बहुत डिफिकल्टी से स्कूल जाना पड़ता है, बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, तो आप एक बात सोचिए, तब यहाँ पर ये जो दो बच्चे हैं उनके बीच में समानता कैसे क्रिएट हो सकेगी, है ना। तो इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब जो बच्चा बहुत अच्छी, मान लीजिए डीयू में पढ़ता है, तो उसका तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और एक ऐसा बच्चा है जो ट्राइबल एरिया में रहता है, तो उसको क्या होगा, वहां पर कम मतलब रिसोर्सेस क्या होंगे, कम मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे समानता कैसे क्रिएट हो सकती है, तो हमारे तो यही सब लिखा गया है कि सभी समान होंगे, तो इस प्रकार से तो सभी समान होने चाहिए। ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर लिखकर एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि दो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर तो असमानता और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर विधि के समक्ष सभी समान किस तरीके से हो सकते हैं, तो समानता का अधिकार कैसे बना रहेगा। तो ये क्या थी, हमारे संविधान में समस्या थी, तो संविधान लिखने वालों ने बहुत मतलब समझदारी से काम लिया और उन्होंने हमारे संविधान में विधि के समक्ष समानता के साथ साथ यहाँ पर एक और बात लिखी, जिसमें लिखा गया कि विधि का सम्मान क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या है कि समान संरक्षण कैसे होगा। अब संरक्षण होता किसका है, यानी कि किसको बचा कर रखते हैं हम, जो हाशिए पर होते हैं उन्हें ही बचाया जाता है। संरक्षण किया किसका जाता है, संरक्षण उसका होता है जो हाशिए पर होते हैं या कमजोर होते हैं, है ना, तो उनका क्या होगा, संरक्षण होगा। इसी तरीके से हमारे संविधान में बात लिखी गई कि विधि के सामने क्या होगा, सम्मान संरक्षण भी होगा। तभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर दो वर्गों में अलग अलग, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था, समानता लाने के लिए, ये यहाँ पर भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं है, दो वर्गों में समानता लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर संरक्षण दिया गया है, ताकि दो वर्गों में क्या लाई जा सके, समानता लाई जा सके। इसीलिए यहाँ पर अगर परिस्थितियां अलग अलग है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था दो बच्चों के बारे में, ठीक है, तो अगर यहाँ पर परिस्थिति अलग है तो क्या हो जाएगी, ऐसे असमानता बढ़ जाएगी। अगर असमानता बढ़ जाएगी तभी आर्टिकल में एक बात और लिख दी गई। पहले क्या लिखा गया है कि विधि के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे, और यहाँ पर अगर असमानता बहुत अधिक बढ़ रही है या असमानता ना हो, समानता रहे, दो वर्ग के लोग बराबर रहे, तो इसलिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर सम्मान संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण किसका होता है, जो लोग हाशिए पर है या वंचित है या कमजोर है, ऐसे लोग क्या होते हैं, इन्हीं का क्या होता है, संरक्षण होता है। जैसे अल्पसंख्यकों के संरक्षण होते हैं, उनकी भाषा का, उनकी संस्कृति का, तो वहां पर क्या होता है, संरक्षण होता है। इसीलिए यहाँ भी क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर संरक्षण किस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर जो संरक्षण है वो वंचित वर्ग को जो संरक्षण है वो दो तरीके से दिया गया। जैसे यहाँ पर विधि है, मैंने आपको ट्राइबल एरिया के बारे में बताया था कि जो लोग ट्राइबल एरिया में रहते हैं उन्हें कितनी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, है ना, जो हमारे एसटी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो संविधान था, वहां पर यहाँ पर विधि बनाकर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग दो तरीके से हम उनके अधिकारों को बचा सकते हैं, उन्हें संरक्षण दे सकते हैं। यहाँ पर एक तो हम अधिनियम बना सकते हैं या पॉलिसीज बना सकते हैं, और ये सरकार बनाएगी। जैसे अधिनियम होते हैं, एक्ट आते हैं, एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर किसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिल सकता है, संरक्षण मिल सकता है। तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई है। यहाँ पर वंचित वर्ग को विधि, अब यहाँ पर हमारी संसद ने क्या की, विधि बनाई, और ये विधि, इसे नाम क्या दिया गया, वन जोत अधिनियम 2008। ये किसके लिए बनाई गई है, एसटी, यानी कि जो हमारे यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए यहाँ पर विधि बनाई गई है। और यहाँ विधि के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वन जोत अधिनियम 2008 था, यहाँ पर इसमें ये बात लिखी गई है कि जितने भी मतलब ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जहां पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो जमीन उन्हीं की होगी, उन्हें वहां से कोई नहीं हटा सकता है। ये जो जितना भी जहां पर वो रह रहे हैं वो सभी एरिया किसका होगा, इन लोगों का होगा, ठीक है, उन्हें कोई हटा नहीं सकता वहां से। तो ये अधिनियम मतलब इस अधिनियम में यही बात कही गई है। तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। इसके तहत क्या बनाई गई, हमारे यहाँ पर संसद में पॉलिसीज भी बनाई गई हैं। पॉलिसीज में अब क्या आता है, जिस तरीके से आरक्षण दिया गया, एसटी को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आरक्षण की बात की गई है, ये किस लिए की गई है, ताकि दो लोग क्या हो सके, यहाँ पर समान हो सके, विधि के समक्ष क्या आ सके, समानता आ सके। और ये जो विधि के समान समानता है, ये क्या, ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पर वंचित वर्ग को जो दूसरा वर्ग है उसके बराबर लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो सम्मान, इसमें ऐसा भी लिखा गया कि जो समानता है और भेदभाव है। अब हमें यहाँ से एक बात समझ में आई है
कि जो समानता होगी और भेदभाव होगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में एक साथ चल सकते हैं। आर्टिकल 14 यही बात कहता है। पहली बात में हमें क्या कहता है कि विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे। दूसरी में बात करता है भेदभाव की, यानी कि विधि के सामने क्या होगा, संरक्षण होगा। तो यहाँ पर समानता और भेदभाव क्या हुए, सभी एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनके लिए अलग कानून है, इनके लिए अलग कानून है, इन्हें अलग सजा मिलेगी, आपको अलग सजा मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। ये सिर्फ इनके जो वंचित वर्ग है, इन हाशिए पर है, उन्हें बराबर लाने के लिए संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो समानता और भेदभाव है वो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर समानता का मतलब क्या है, सभी के साथ में समान व्यवहार। और भेदभाव कैसा होता है, भेदभाव भी हमारे यहाँ दो तरीके से होता है, एक होता है तार्किक और एक है अतार्किक। ठीक है, तार्किक भेदभाव जो होगा वो विवेकपूर्ण होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर जिस तरीके से ये विवेकपूर्ण भेदभाव है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी के अधिकारों को बचा रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और कोई एसटी ट्राइबल एरिया में रह रहा है, वहां पर पढ़कर तैयारी कर रहा है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो इसीलिए उसे क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये विवेकपूर्ण क्या है, जो भेदभाव है, कैसा भेदभाव है, विवेकपूर्ण भेदभाव है। तो यहाँ पर एसटी को आरक्षण दिया गया है, तो ये कैसा है, तार्किक है। यहाँ पर हम कुछ भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि गलत है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दोनों को समान लाने के लिए किया गया है। और एक है अतार्किक। अतार्किक अब कैसे होगा, मान लीजिए ये क्या है, तार्किक है, ठीक है, विवेकपूर्ण है। अतार्किक कब होगा, जाति या धर्म के आधार पर हम किसी के साथ में भेदभाव कर देते हैं। मान लीजिए कोई एसटी है, वो क्या है, आईएएस है, और इसके साथ साथ कोई दूसरी कैटेगरी का है, वो भी क्या है, आईएएस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी जाति या धर्म देखकर उसे अलग अलग सैलरी नहीं दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी की मतलब जाति अलग है तो उसको देखकर हम सैलरी देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों को क्या दी जाएगी, बराबर अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर ये क्या होगा, अगर हम इनके साथ ऐसा करते हैं तो ये क्या है, अतार्किक भेदभाव है, और ये बिल्कुल गलत है, इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अतार्किक है। और तार्किक मैंने आपको बता ही दिया है, जो मैंने आरक्षण वाली बात कही वो कैसी है, तार्किक है, और अतार्किक मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर समानता और भेदभाव जो है वो दोनों एक साथ चल सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं। यहाँ पर आपने समझ भी लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भेदभाव करेगा कौन। ठीक है, यानी कि जो पॉलिसीज हैं और इस तरीके से अधिनियम है, ये कौन कर सकता है, तो ये सवाल भी आता है। तो ये करेगा संसद। संसद क्या करती है, विधि बनाती है, अलग अलग क्या बनाती है, कानून बनाती है, विधि बनाती है, पॉलिसी बनाती है। ठीक है, तो ये सभी कौन करती है, हमारी संसद करती है। जिस तरीके से आरक्षण देने का काम है वो भी संसद से ही होता है, संसद से पारित होता है। फिर मान लीजिए अगर इनकी यहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है, मान लीजिए संसद ने कोई गलत कानून पारित कर दिया है, तो उसके लिए कौन कार्रवाई कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि ये क्या है, सही है या गलत है। अगर गलत होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मना कर सकती है और उन्हें ये बात माननी पड़ेगी। अगर सही होता है तो वो उचित ठहरा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है उचित या अनुचित, ये कौन डिसाइड करेगा, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि ये सही है या गलत है। जो भी संसद ने अधिनियम बनाया है, पॉलिसी बनाई है, वो सही है या गलत है, वो कौन डिसाइड करता है, न्यायालय डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन बातें जानी है। एक तो समानता के बारे में जाना है, बातें जानी, एक समानता के बारे में, इसके साथ साथ भेदभाव किस तरीके से हो सकता है और यहाँ पर भेदभाव कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको समझा दी हैं। इसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने एक दो और। समानता में क्या होता है, विशेषाधिकार नहीं है किसी को। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर आगे उसके उन्हीं के कोई वंशज क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये क्या है, विशेष अधिकार एक तरीके का। जैसे सामंतवाद होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसा यहाँ नहीं है। किसी को कोई भी तरीके का विशेष अधिकार हमारे संविधान में नहीं दिया गया। तो ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि समानता में कोई भी विशेष अधिकार नहीं होगा, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ कुशलता। अब एक बात जानिए, जैसे समानता है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्किल्ड पर्सन है, किसी में स्किल है, अब मान लीजिए विराट कोहली या कोई भी है, ठीक है, जो अच्छा गाता है या अच्छा लिखता है, तो उसे उसके काम की प्रशंसा के लिए हम सम्मानित कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कुशलता की क्या नहीं है, अंगेस्ट नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसे ऐसा क्यों दिया गया, इसे कोई प्राइज क्यों दिया गया, है ना, या तो मैं भी क्रिकेट खेलता था और ये भी क्रिकेट खेलता तो इसे क्यों दे दिया, है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होगा, कुशलता के खिलाफ नहीं है ये।
ठीक है, तो यहाँ कुशलता के अगेंस्ट नहीं है, दोनों साथ साथ चल सकते हैं, यानी कि समानता और कुशलता दोनों साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ कोई भेदभाव, मतलब ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये क्या है, समानता में कुशलता साथ साथ चल सकती है, समानता में किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया गया, विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है। और ये कैसे हो सकते हैं, दो तरीके के, तार्किक और अतार्किक। ठीक है, यहाँ पर समानता और भेदभाव एक साथ हो सकते हैं। अगर परिस्थितियां अलग हैं तो असमानता बढ़ जाएगी, तो इसीलिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ संरक्षण दिया गया है। तो ये था हमारा आर्टिकल 16। अब इसका निष्कर्ष हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी वर्ग को, मान लीजिए यहाँ इस तरीके से हमारा जो समानता के अधिकार में विधि के संरक्षण की बात कही गई है, उसका अर्थ यह नहीं है कि किसी दूसरे वर्ग का शोषण किया जाए, बल्कि यहाँ पर दो अलग अलग वर्गों में समानता लाने के लिए संरक्षण की बात कही गई है, ताकि दो अलग अलग वर्गों में समानता बनी रहे और कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शोषण स्थापित ना कर सके। तो लास्ट में निष्कर्ष में आप ऐसा लिख सकते हैं, भूमिका में आप इन सभी बातों को मतलब एड ऑन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी से रिलेट करके बाकी आर्टिकल 15, 16, 17, 18 के बारे में बताऊंगी। कल की क्लास में शायद ही आर्टिकल 15 पूरा होगा, क्योंकि आर्टिकल 15 बहुत बड़ा है, पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप चाहे तो एनसीईआरटी की बुक में से भी इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये क्लास किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप इसको शेयर कर देना, और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।